हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज की वीडियो में हम क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 4 अम्ल, क्षारक और लवण डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने कुछ टॉपिक पहले ही डिस्कस कर लिए हैं और पर रह गए थे। चलिए देख लेते हैं। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 1 ज़रूर देखिए, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। और ये क्लास 7th की एनसीईआरटी है। इसमें से सीटेट एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जहाँ कहीं भी अदर एग्ज़ाम्स जहाँ पे एनसीईआरटी होती है, ऐसे कि बीपीएससी, एनवीएस, केवीएस, जहाँ पर साइंस पूछी जाती है, वहाँ पर इन सब में यहाँ से जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसे चैप्टर्स हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमारी ये सीरीज़ पूरी हो जाएगी तो फिर मैं आपकी जो क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आऊँगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्लास 7th की एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है उदासीनीकरण। यहाँ तक हमने सब कुछ देख लिया था कि कॉफ़ी हमारी अम्ल होती है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा था और डिस्कस किया था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण क्या होता है, उदासीनीकरण के बारे में जानेंगे। तो अब तक हमने बहुत सारे क्या हुआ था कि प्राकृतिक जो सूचक थे, जैसे कि हल्दी, लिटमस पेपर, गुड़हल की जो पत्तियां थी, ये जो हमारे प्राकृतिक सूचक थे, इनसे हमने जाना कि अम्ल कौन, क्षार कौन और कौन उदासीन। तो अब हम उदासीनीकरण क्या होता है, क्या प्रोसेस है, अब हम जानते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब तक हमने ये देखा, लेकिन अब हम देखेंगे कि जो हम जिस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं, इसको हम फिनोलिफ्थीन कहते हैं। फिनोलिफ्थीन क्या होता है? फिनोलिफ्थीन एक जो ऐसा सूचक है जो मतलब कि कृत्रिम सूचक है, प्राकृतिक नहीं है, जिसका उपयोग हम अम्लीय और क्षारीय विलयन को पता लगाने में करते हैं। और जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोलिफ्थीन कैसा रंग देता है? जब विलयन क्षारीय होगा तो फिनोलिफ्थीन गुलाबी रंग देता है, और जब विलयन अम्लीय होगा तो यह रंगहीन हो जाता है। जब विलयन अम्लीय होता है तो ये रंगहीन होता है, और जब विलयन क्षारीय होता है तो ये गुलाबी होता है। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे कि फिनोलिफ्थीन से हम कैसे पता लगाते हैं। जब रंगहीन हो जाएगा तो विलयन क्षारीय होगा, और जब विलयन अम्लीय होगा तो गुलाबी हो जाएगा। तो देखते हैं। यह क्रियाकलाप शिक्षक के निर्देशन में किया जाना चाहिए। तो फिनोलिफ्थीन क्या है? एक रसायन है। तो अब जो भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे वो सब कुछ हम सारे प्रैक्टिकल्स टीचर के सामने करेंगे, क्योंकि रसायन खतरनाक भी होते हैं। किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भरना है, और इसका रंग नोट करना है। कि कोई भी हम जो परख नली है उसके 1/4 भाग को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से भर लेते हैं, और इसके रंग को नोट करेंगे। फिनोलिफ्थीन विलयन के रंग को भी नोट करेंगे, और फिर सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाएंगे, और फिर क्या होगा? ये है हमारा क्षारक, और ये है अम्ल प्लस सूचक। तो उदासीनीकरण की यह है प्रक्रिया। तो इसमें क्या होता है, अब हमें परख नली को धीरे धीरे हिलाना है। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? तो हमें अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा अभी। फिर क्या होगा कि अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालनी है। जब परख नली को धीरे धीरे हिलाना है, क्या विलयन में कोई परिवर्तन होगा? तो जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो बूंद है उसमें डालेंगे अम्ल में, तो फिर हमें थोड़ा सा रंग में परिवर्तन दिखाई देगा। विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में डालना है, और तब तक डालना है जब तक कि विलयन हल्का गुलाबी ना हो जाए। तो जैसे ही उसमें मात्रा ज़्यादा होगी हमारे हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तभी वो क्या होगा कि गुलाबी रंग देने लगेगा। इसमें अब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद मिलाएंगे, तो हम देखते हैं क्या पुनः विलयन रंगहीन हो जाता है। तो जैसे हम फिर से अम्ल की मात्रा ज़्यादा करेंगे, फिर से वो रिएक्ट करेगा और विलयन रंगहीन हो जाएगा। और फिर से हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा
इसमें डालेंगे और फिर से क्या होगा कि रंग पुनः गुलाबी हो जाएगा। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा अम्ल है उसमें हम जब क्षारक डालेंगे तो फिर क्या होगा कि जब इसमें अम्ल की मात्रा कम रहती है तो ये कलर नहीं चेंज करेगा। जैसे ही इसमें क्षारक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी वैसे ही ये गुलाबी रंग दे देगा। तो जब जैसे ही विलयन क्षारीय हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो गुलाबी रंग दे देगा। और जैसे ही हम इसमें फिर से अम्ल की मात्रा ज़्यादा कर देंगे फिर से ये कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। अब स्पष्ट है कि विलयन क्षारकीय हो चुका है और फिनोल्फ्थीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन हो जाता है। जब हम किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही तो जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारकीय। दूसरे शब्दों में कहें तो अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है। तो इस प्रकार का बना विलयन क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा मुक्त होती है। तो जब भी उदासीन की प्रक्रिया होगी तो क्या होगी, ऊष्मा मुक्त होगी अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। जब भी निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का क्या होता है, ताप बढ़ जाता है। तो उदासीनी अभिक्रिया में एक नया पदार्थ भी निर्मित होता है जिसे हम लवण कहते हैं। तो पहली बात तो उदासीन की प्रक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होगी, एक हमें नया पदार्थ मिलेगा जिसे हम लवण कहेंगे। और फिर इसके बाद क्या होगा, एक नया पदार्थ मिलेगा जिसे हम लवण कहेंगे। और फिर क्या होगा कि लवण अम्लीय, क्षारकीय तथा उदासीन प्रकृति का होता है। अब लवण कैसा होता है, अम्लीय भी होता है, क्षारकीय भी होता है, उदासीन प्रकृति का भी होता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल भी निर्मित होते हैं। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण किसे कहते हैं? किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ नया पदार्थ जल और लवण भी निर्मित होते हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत कुछ जाना उदासीनीकरण के बाद। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि अम्ल वर्षा क्या होती है। अम्ल वर्षा है क्या होती है? तो अम्ल वर्षा, क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसे कि नाम से पता चलता है कि वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है और उसे ही हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। वर्षा जल में ये अम्ल आता कहाँ से है? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं और वर्षा के जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनिक अम्ल में बदल जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल में बदल जाती है। और फिर क्या होता है, ये वापस जब वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचाते हैं। तो ऐसा होता है कि जब भी वर्षा होती है तो हमारी जो वायुमंडल है वहाँ पर क्या रहता है कि जो हमारे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। और जैसे ही वर्षा होती है ये सारे पदार्थ वर्षा में घुल करके जाते हैं वापस से, और फिर जब वापस से वर्षा होती है यहाँ पर सब इकट्ठे हो जाते हैं और जब ये वहाँ पर ये अम्ल के रूप में अभिक्रिया होती है और ये अम्ल के रूप में बन जाते हैं और फिर क्या होता है, ये कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल में बदल जाते हैं। फिर जब ये बारिश के साथ मिलकर के नीचे आते हैं तो फिर ये इमारतों, भवनों और पौधों और जंतुओं को हानि पहुंचाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमने अभी अभिक्रिया देखी थी जिसमें कहा गया था, जो हमारी उदासीनीकरण की जो पूरी डेफिनेशन थी उसमें हमने देखा कि किस तरीके से अम्ल प्लस क्षारक मिलके लवण और जल बनाते हैं और ऊष्मा को निर्मुक्त करते हैं।
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लेते हैं HCl को, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को लेते हैं, और फिर सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है और जल मिलता है हमें H2O और ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो ये किस तरीके से होता है, हम यहाँ पर लेते हैं HCl और उसके साथ ही हम लेंगे NaOH और फिर ये जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो हमें मिल जाएगा NaCl। हमें क्या मिल जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि एक लवण है, नमक है। और फिर हमें यहाँ से निर्मुक्त हो जाएगा ये एक H और ये एक H हो जाएगा H2 और ये वाला O H2O जल निर्मुक्त होगा और इसी के साथ यहाँ पर ऊष्मा भी निर्मुक्त होगी। तो ये हो गई हमारी उदासीनीकरण की पूरी अभिक्रिया। बूझो ने चूने के पानी में तनिक सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, अभिक्रिया का मिश्रण गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा। तो जो अभिक्रिया होती है उसके बाद जो हमारी ऊष्मा है वो क्या होती है, निर्मुक्त हो जाती है। अब हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के क्या उदाहरण हैं। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के क्या उदाहरण हैं। तो पहला उदासीनीकरण का उदाहरण है अपाचन। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप सबको पता है कि क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है या भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। लेकिन आपको पता है कि आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन भी हो जाता है। अगर अम्ल की मात्रा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो क्या हो जाता है, अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायी, मतलब पेट दर्द तेज हो जाता है तो कष्टदायी हो जाता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कि प्रति अम्ल लेते हैं, एंटी एसिड लेते हैं जिसे हम दूध या मैग्नीशियम कहते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और ये क्या करता है, हाइड्रोक्साइड मतलब क्षारक होता है। ये क्या करता है, या अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। आपने पहले ही देखा कि अम्ल क्षार अगर इक्वल मात्रा में होते हैं तो फिर वो क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं। अगला है चींटी का डंक। ये तो आप सबको पता ही होगा कि चींटी के डंक में फार्मिक एसिड होता है। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। तो जैसे ही हम उदासीन करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलेमाइन लगाते हैं तो विलयन, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, उदासीन हो जाता है। मृदा का उपचार करने में भी हम उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया है इसका यूज करते हैं। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है और यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसमें बिना भुजा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड क्या मिलाते हैं। जब मृदा अम्लीय होती है, कैल्शियम ऑक्साइड बिना भुजा चूना अथवा भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव कंपोस्ट खाद होती है। मृदा में अम्ल निर्मुक्त होते हैं और उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। क्या करते हैं, मृदा में जो अम्ल होता है, अम्ल को निर्मुक्त करते हैं और क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। अब कारखानों में क्या होता है कि अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया जाए तो विसर्जित किया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर देते हैं। तो कारखाने वाले जो गंदा पानी होता है उससे क्या होता है, जो जलाशयों में जो मछली और अन्य जलीय जीव हैं वो अम्ल जो होता है उनको जाकर नष्ट करने लगता है। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाना चाहिए, तभी हमें उस अपशिष्ट को जल में मिलाना चाहिए। तो अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है इस चैप्टर की समरी। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है।
अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय हैं और ना ही क्षारकी हैं उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकी और उदासीन विलयन में भिन्न भिन्न रंग देते हैं उनको क्या बोलते हैं? सूचक बोलते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकी और उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर अम्ल, क्षार एवं लवण, चैप्टर नंबर है हमारा 4। तो चैप्टर नंबर 4 भी होता है हमारा कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि मैं और अच्छे वीडियो और क्लासेस आपके लिए लेकर आऊँ। सीडीपी वगैरह अदर जो सीटेट के सब्जेक्ट हैं उन पर भी मैं वर्क करूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपका कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर आपने जो पार्ट फर्स्ट है या और क्लास 6 की जो पूरी प्लेलिस्ट है नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।